हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम इन कांटेक्ट विद रिजर्वर। ठीक है। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दो सिस्टम है, ए और ए प्राइम, राइट। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों में से किसी एक सिस्टम को दूसरे की तुलना में बहुत ज्यादा अगर बड़ा ले ले तो हम क्या करेंगे, जो ए प्राइम वाला है उसको जो दूसरा सिस्टम हमने लिया है उसकी तुलना में अपन क्या ले लेंगे, उसको बहुत बड़ा ले लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए प्राइम को क्या ले लो, पूरा एनवायरमेंट ले लो। करेक्ट। ए प्राइम को पूरा का पूरा एनवायरमेंट ले लो और जो ए निकाय है वो हमारा छोटा सा सिस्टम ले लो। छोटा सा सिस्टम मतलब कोई कंटेनर ले लिया, उसमें गैस ले लो या रूम ले लो या टेबल ले लो, ये सब क्या है, छोटे सिस्टम है। और इनके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो बहुत बड़ा है। तो ए प्राइम तो हो गया हमारा सराउंडिंग, और जो ए है वो छोटा सा कंटेनर ले लिया जिसमें गैस ले ली, कोई लिक्विड ले लिया, कोई भी सिस्टम ले लिया। अब छोटा जो सिस्टम है ए, उसमें से हीट ट्रांसफर होने पर वो किस में जाएगी, ए प्राइम में जाएगी। और ए प्राइम जो है वो क्या है, एनवायरमेंट, और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप खुद देखिए, पानी का गर्म ग्लास अगर आप एक कमरे में टेबल पे रख देते हो तो क्या जिस कमरे में आप बैठे हो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। जबकि पानी का गर्म ग्लास जो है उसमें से कंटिन्यू हीट तो निकल ही रही है, पानी ठंडा होते जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें हीट निकल रही है, लेकिन उससे रूम का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि रूम का जो साइज है वो आपके पानी के ग्लास से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या करेंगे, हीट रिजर्वर या ऊष्मा भंडार कहेंगे। तो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें अगर हीट डाल दी जाए या फिर हीट निकाल ली जाए तो उसकी हीट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे सिस्टम को हम हीट रिजर्वर या ऊष्मा भंडार कहते हैं। कार्नो इंजन वाले टॉपिक में मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। ठीक है। चलो अब हमारा जो कोई सिस्टम है ए, वो किसी ऊष्मा भंडार यानी कि हीट रिजर्वर ए प्राइम के साथ में कांटेक्ट में है और साथ ही साथ में इक्विलिब्रियम में भी है, साम्यावस्था में है। और हमारा जो निकाय ए है उसकी किसी विशिष्ट अवस्था आई में एनर्जी कितनी है, ई आई है, और उस एनर्जी ई आई में उसकी होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो है पी आई। ठीक है। तो अब इस पी आई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ए की एनर्जी ई आई है तो, और दोनों से मिलने वाला जो सिस्टम है वो उसकी एनर्जी ई स्टार है, और ए प्राइम की जो एनर्जी है वो ई प्राइम है, तो हमें पता है कि ई प्राइम की वैल्यू क्या होगी। ये इक्वेशन 1 अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। ए प्राइम की जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी यानी कि ए स्टार की एनर्जी और ए की एनर्जी, तो ए स्टार की एनर्जी कितनी हो गई, ई स्टार हो गई, और ए की किसी पर्टिकुलर स्टेट ith में है, एनर्जी कितनी है, ई आई। अब क्योंकि देखो निकाय ए जो है वो तो फिक्स्ड कर दिया हमने कि वो तो आई से चेंज नहीं होगा, यानी उसकी एनर्जी जो है ई आई उसको तो हमने कर दिया फिक्स, तो ये तो चेंज नहीं हो रही है। तो अब ए स्टार के लिए केवल वो ही एनर्जीज जो है अभिगम्य होगी, एक्सेसिबल होगी, जो ए प्राइम के लिए एक्सेसिबल होगी। और इसका मतलब है कि ए स्टार की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है उसे हम ओमेगा प्राइम ई प्राइम कहेंगे। अब इसको समझना जरूरी है। देखो ए स्टार जो था निकाय, उसकी एनर्जी ई स्टार थी, और हमें पता है कि ये हमेशा क्या थी, कांस्टेंट थी, क्योंकि ये दोनों की टोटल एनर्जी थी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये हमेशा कांस्टेंट मिली थी। हमें पता है कि ए और ए प्राइम में दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो सकती थी। मतलब अगर इन टोटल एनर्जी जो है, मैंने एग्जांपल दिया था 5 जूल है, तो अगर इसकी 3 जूल है तो इसकी 2 जूल रहेगी, इसकी 2 जूल है तो इसकी 3 जूल हो जाएगी, एंड सो ऑन, क्योंकि ए स्टार की एनर्जी हमने कांस्टेंट कर दी। अब हम सेकंड कंडीशन क्या लगा रहे हैं, जो ए निकाय है उसकी भी हमने बोल दिया कि वो किसी ith अवस्था में है, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में सिस्टम को डाल के उसको बोला है कि बस तुम अपनी एनर्जी चेंज नहीं करोगे, तो वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी अपन ने एक तरह से क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब बताओ अगर ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है तो चेंज होने के लिए सिर्फ कौन सा बचा, हमारा ए प्राइम बचा। तो अभिगम्य अवस्था यानी एक्सेसिबल स्टेट है, उनकी संख्या कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड कर नहीं सकता, ये डिसाइड कर नहीं सकता, तो डिसाइडिंग फैक्टर केवल कौन सा बचा, ए प्राइम बचा। इसलिए
अगर हम पूरा निकाय लेते हैं ए स्टार, तो इसके लिए एक्सेसिबल स्टेट ओमेगा स्टार वही होगी जो कि ए प्राइम के लिए होगी, क्योंकि ए स्टार खुद तो डिसाइड कर नहीं सकता कि मेरे लिए एक्सेसिबल, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जो एक्सेसिबल स्टेट होती है वो डायरेक्टली किसकी वजह से होती है, एनर्जी की वजह से होती है। और अगर एनर्जी ही चेंज नहीं हो रही है तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या भी डिसाइड नहीं होगी, इसकी एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, केवल ई प्राइम आपके पास चेंज हो रहा है। तो चाहे आप ए की अभिगम्य अवस्थाएं लो, चाहे आप ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाएं लो, सब किससे डिसाइड होगी, ई प्राइम से डिसाइड होगी। तो ए स्टार के लिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या को आप लिख सकते हो ओमेगा स्टार की बजाय ओमेगा प्राइम लिख सकते हो, जो कि किसका फंक्शन है, ई प्राइम का फंक्शन है, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, केवल ई प्राइम हो रहा है। अब यही यहाँ पे लिखी हुई लाइन है, देखो इस लाइन को पढ़ो। माना निकाय ए किसी निश्चित अवस्था में, निश्चित बोल दिया ना, यानी फिक्स अवस्था सॉरी ये वाला नीचे वाला देखो, क्योंकि ए जो है वो तो निश्चित अवस्था आई में है, तो ए स्टार के लिए ए स्टार के लिए वही ऊर्जा अवस्थाएं अभिगम्य होगी जो कि ए प्राइम के लिए अभिगम्य है। यही मैंने बोला, ए स्टार के लिए वही होगी जो ए प्राइम के लिए है। तो अगर ए स्टार की भी लेनी है तो लेनी क्या पड़ेगी, ये रहा ओमेगा प्राइम ई प्राइम। ठीक है, ये अपन को इतना समझ में आ गया। नाउ अगर हमारे पास जो ए निकाय है उसमें पाए जाने की प्रायिकता को अपन क्या बोल रहे हैं, पीआई बोल रहे हैं। ठीक है, और हमने पहले ही देखा कि सभी अभिगम्य अवस्थाओं में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। तो अगर किसी विशिष्ट अवस्था आई में कोई सिस्टम ए है, उसके पाए जाने की प्रायिकता जो है वो ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाओं के प्रोपोर्शनल होगी। क्यों, क्योंकि अभी देखो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, भले ही ए निकाय की ले रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी, लेकिन ए जब उस निकाय ith लेवल में है और आपने उसको फिक्स कर दिया और फिक्स में उसकी प्रोबेबिलिटी पीआई है, तो अभी और हमने देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा के। अब प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं किसकी, ए निकाय की ले रहे हैं, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर केवल ओमेगा प्राइम ई प्राइम है, क्योंकि ए स्टार और ए तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओमेगा प्राइम ई प्राइम के। अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे सी प्राइम, तो सी प्राइम ओमेगा प्राइम आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ई प्राइम जो होता है वो कितना होता है, ई स्टार माइनस ई आई होगा। तो यहाँ पर ई प्राइम की वैल्यू रख दी और इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, शुरुआत में क्योंकि हमने देखा है कि जो निकाय ए है उसको ऊष्मा भंडार ए प्राइम यानी हीट रिजर्वर ए प्राइम की तुलना में बहुत छोटा लिया गया है। अगर बहुत छोटा लिया गया है तो आप खुद देखिए कि आपने एक सिस्टम को तो बहुत छोटा लिया है, ए जो सिस्टम है वो तो आपका बहुत छोटा है, और इसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो क्या है, आपकी ए प्राइम है, और दोनों की मिलके एनर्जी, दोनों का मिलके सिस्टम क्या बना है, ए स्टार का। तो क्योंकि जो ए निकाय है वो बहुत ही छोटा हो गया एक तरह से ए प्राइम, या फिर आप कह सकते हो कि ए जो है वो ए स्टार की तुलना में बहुत छोटा हो गया, क्योंकि ए प्राइम जो है वो पूरे सराउंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ए की एनर्जी लेते हैं ई आई, तो वो ए स्टार की एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और बहुत कम क्यों होगी, क्योंकि निकाय आपका बहुत छोटा है और दोनों से मिलकर जो बना हुआ निकाय है वो बहुत बड़ा है। तो ई आई जो है वो ई स्टार की तुलना में बहुत कम होगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ई आई इज वेरी वेरी लेस देन ई स्टार। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमें पता है कि जो ई स्टार है वो बेसिकली क्या था, ई प्राइम प्लस ई आई था, ए और ए प्राइम का, क्योंकि ये था ए की एनर्जी, ये था ए प्राइम की एनर्जी, और ये था ए स्टार की एनर्जी। सो यहाँ पर आपके पास राइट ये स्टार की एनर्जी है। अब क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि ई आई जो है वो तो बहुत छोटा है, और ई प्राइम जो है मतलब ये जो एनर्जी है ये पूरी एनवायरमेंट की एनर्जी है, और ये हमारा टेबल पे रखा हुआ पानी का ग्लास है, तो उसकी एनर्जी जो है एनवायरमेंट के कंपैरिजन में तो बहुत नेग्लिजिबल होगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो ई प्राइम है उसकी एनर्जी नियरली इक्वल टू क्या होगी, ई स्टार के बराबर होगी। अब ये रिलेशन जो है, लेट मी शो यू दिस रिलेशन, ये रहा ये रिलेशन यहाँ लिखा हुआ, बेसिकली ये दिख नहीं रहा होगा स्कैनिंग में, ई प्राइम इज नियरली इक्वल टू ई स्टार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर फिर से हम टेलर सीरीज को यूज करेंगे। टेलर सीरीज आपने मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी,
जब आपको कोई फंक्शन की मतलब वैल्यू जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता हो और उसके बहुत नियर बाय आपको वो उस फंक्शन का बिहेवियर देखना हो, तो हम उसको टेलर सीरीज के फॉर्म में लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि ओमेगा प्राइम ई प्राइम जो है उसके लॉग को लेंगे, ठीक है, ओमेगा प्राइम ई प्राइम, तो इसका लॉग अगर लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा प्राइम और ई प्राइम, करेक्ट, ये हमारा फंक्शन होगा। और इसमें ई प्राइम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ई स्टार माइनस ई आई, तो ये वाला जो होगा फंक्शन, ये तो आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको टेलर सीरीज में अपन को एक्सपांड करना है और कह क्या रहा है कि ई प्राइम की वैल्यू जो है वो ई स्टार, यानी कि ये हमारा वेरिएबल है एक्स और इज इक्वल टू ए, सॉरी मतलब यहाँ पर जो है ये ए के अराउंड एक्स इक्वल टू ए पर हमें वैल्यू पता होती है, बेसिकली ए पर हमें वैल्यू पता होती है और ए प्राइम के आसपास बिहेवियर देखते हैं। तो टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो मैंने कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारा जो ए होता है बेसिकली ये ए वो होता है जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू पता होती है, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये इस ए के बिल्कुल बहुत पास वाले पॉइंट्स के ऊपर इसका वैल्यू होती है। अब हमें यहाँ पर लगाना है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ की बजाय वो फंक्शन कितना है, सबसे पहले लॉग फंक्शन है, लॉग ओमेगा फंक्शन है हमारा। और देख लेते हैं वो क्या है, ओमेगा प्राइम है कि क्या है, यस ओमेगा प्राइम है। तो ओमेगा प्राइम हमारा फंक्शन है और एक्स की जगह हमें क्या दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमें क्या लेना है, ई प्राइम लेना है। तो एक्स की जगह हमारा क्या है, एक्स की जगह हमारा है ई प्राइम, करेक्ट, पहले तो ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस टेलर एक्सपांशन में x को तो रिप्लेस करना है ई प्राइम से, और ई प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई स्टार माइनस ई आई। और जो a है जिस पर हमें वैल्यू पता है वो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा है, ये रहा, इस जगह देखिए, इस जगह कि ई प्राइम इज इक्वल टू ई स्टार, ई प्राइम इज इक्वल टू ई स्टार का क्या मतलब है, ई प्राइम इज इक्वल टू ई स्टार का मतलब है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है ई स्टार, यानी जब एक्स बराबर ए के बराबर हो, यानी जब ई प्राइम जो है वो आपका किसके बराबर हो, ई स्टार के बराबर हो, तब आपको ये फंक्शन निकालना है। अब ये दोनों कंडीशन जो है हम हमारे एक्सपांशन में लगाते हैं, पहले मैं केवल फंक्शन में लगाती हूँ ताकि इजी रहेगा। तो हम एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक्स की जगह हमें रखना है ई प्राइम, ठीक है, एक्स की जगह हमें रखना है ई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह हमें क्या रखना है, ई स्टार, ये आ गया ई स्टार प्लस एफ प्राइम का मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डेल एफ अपॉन, और वेरिएबल अपन किसको ले रहे हैं, देखो वेरिएबल यहाँ पर एफ प्राइम का मतलब क्या है, डी एफ अपॉन डी एक्स होता है, और x जो है हमारा बेसिकली क्या ले रहे हैं, ई प्राइम ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो ई प्राइम है, तो डेल एफ अपॉन डेल ई प्राइम हो जाएगा, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया। और साथ में मल्टीप्लाई करना है इसको x माइनस ए से। अब x माइनस ए, x कितना है हमारा, ई स्टार माइनस ई आई, ऊपर देख लीजिए ये रहा x माइनस ए क्या है हमारा, ई स्टार हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। बाकी के टर्म को अपन अवॉइड कर देते हैं, सेकेंड टर्म अपन नहीं लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा जो फंक्शन है वो कितना था, एल एन ओमेगा प्राइम, किसका फंक्शन था, ई प्राइम का था, इज इक्वल्स टू एल एन ओमेगा प्राइम अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई स्टार आ जाएगा, प्लस ये सेम रहेगा, एफ की जगह हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा प्राइम हो जाएगा। सो डेल बाय डेल ई प्राइम एल एन ओमेगा प्राइम, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा प्राइम, और साथ में हमारा देखो ई स्टार से ई स्टार यहाँ पर अच्छा सब फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ये डेल एफ अपॉन डेल ई प्राइम होता है और ये कैलकुलेट कहाँ पर किया जाता है, x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट किया जाता है। ये x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट करने की वजह से आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैसे तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर एल फंक्शन जो है वो ई प्राइम लिखना चाहिए था, लेकिन x इक्वल टू ए पुट करना है, यानी ई प्राइम की जगह क्या पुट करना है, ई स्टार पुट करना है, तो यहाँ पे ई स्टार आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, डेल एफ अपॉन डेल ई प्राइम हो जाएगा, और यहाँ ई स्टार से ई स्टार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, माइनस का ई आई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो एल एन ओमेगा प्राइम, और इस ई प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई स्टार माइनस ई आई, ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एल एन ओमेगा प्राइम ई स्टार प्लस
डेल ln ओमेगा प्राइम ई स्टार अपॉन डेल ई प्राइम, और सॉरी माइनस का ई आई है तो इस माइनस को यहाँ ले लो, मतलब यहाँ पर ले लो माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ई आई। अब ये वाली जो चीज है ये मैं आपको शो कर देती हूँ डायरेक्टली, हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए ln ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल्स टू ln ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस डेल बाय डेल ई प्राइम ln ओमेगा प्राइम ए स्टार ई आई। तो ये वाली जो टेलर सीरीज है वो मैंने डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया है। ये कह रहा है कि आगे वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम केवल दो ही टर्म लेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म ले लिया और ये सेकंड टर्म ले लिया। अब हम बीटा की डेफिनेशन देखते हैं। बीटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो बीटा था वो डेल बाय डेल ई अगर ln ओमेगा लेते हो तो, और डेल बाय डेल ई प्राइम था अगर ln ओमेगा प्राइम लेते हो, तो दोनों ही हमारे पास क्या था, बीटा ही रिप्रेजेंट कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में देखना ये दोनों इक्वल थे और बीटा के बराबर थे, मतलब बेसिकली यहाँ पर और यहाँ पर अगर दोनों जगह प्राइम लगा दो या दोनों ही जगह मत प्राइम लगाओ, तो इसमें ओमेगा प्राइम लगा हुआ है और ई प्राइम लगा हुआ है और ये बीटा के इक्वल है, और बीटा किसके इक्वल होता है, 1/kt के इक्वल होता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को तो यहाँ पर एज इट इज लिखा गया है, और ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ पर एज इट इज लिखा गया है, और ये जो माइनस में ये वाला जो टर्म है आपका, इस वाले टर्म को क्या लिखा गया है, बीटा लिखा गया है, और ई आई जो है वो एज इट इज है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ओमेगा जो है वो ई स्टार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओमेगा प्राइम है और ई प्राइम है, तो मैंने कहा था कि ओमेगा प्राइम लगा हो और ई प्राइम लगा हो, या फिर ओमेगा सिंपल हो और ई भी सिंपल हो, तो हम उसे बीटा कह सकते हैं। और ई स्टार वैसे भी कांस्टेंट है, वो डिफाइन किससे होगा, ई प्राइम से ही होगा। देखो यहाँ पर भले ही ई स्टार लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन ये डिसाइड किससे होता है, ई से और ई प्राइम से होता है। ई को तो हमने वैसे ही फिक्स कर दिया, तो ई स्टार किससे डिसाइड हो रहा है, ई प्राइम से, तो एक तरह से आप इसको प्राइम मान सकते हो, इसलिए यहाँ पर बीटा लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा वो भी बता देती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है ln ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ln ओमेगा प्राइम ई स्टार, ln ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस बीटा ई आई। तो सबसे पहले देखो इसको इधर लाते हैं, तो ln a माइनस ln b हो जाएगा। ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b, तो ln ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई डिवाइडेड बाय ओमेगा प्राइम ई स्टार इज इक्वल्स टू माइनस का बीटा ई आई। लॉग को उधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग को उधर भेजेंगे तो ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा प्राइम ई स्टार इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उधर चल जाएगा, तो ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम ई स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में आपको यही दिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में अगर इसको रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। यस, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये। ध्यान से समझना, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास सी प्राइम, ये रख दिया सी प्राइम, और इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, ये इसको दिखा देती हूँ, इसकी वैल्यू ये रही। तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ओमेगा प्राइम ई स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ये आ जाएगा अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो इसको देख लेते हैं। यस, इसको इक्वेशन 2 में रखने पर हमें क्या मिला था, पी आई इज इक्वल्स टू सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई मिला था। इन दोनों को मिला के कंबाइंड कॉन्स्टेंट लिख देते हैं सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सी, ठीक है। तो जैसे ही इसको सी रखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। आ गई बात समझ में। अब हमारे पास यहाँ पर पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई मिल चुका है,
ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम में कई बार आता है कि कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बताना है। अब सबसे पहले देखो जो इक्वेशन 4 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल रिजल्ट है। इसके द्वारा किसी सिस्टम के ताप टी पर, क्योंकि बीटा आ गया ना, बीटा का मतलब क्या है 1/kT, तो किसी टेम्परेचर टी पर ऊर्जा EI में होने की जो प्रोबेबिलिटी है PI, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, या फिर इसे कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो एग्जाम में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं। और इसमें जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसे हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं। अब आपके पास कैनोनिकल एंसेंबल की डेफिनेशन आती है, तो वो आपको यहां से यहां तक देनी है। किसी निकायों का या सिस्टम्स का वह एंसेंबल सेट जो होता है ना, ग्रुप, उसको एंसेंबल कहते हैं, जो कि नियत ताप टी पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ में ऊष्मीय संपर्क में है। क्योंकि हमारा जो ए निकाय था वो नियत ताप टी पर किसके साथ संपर्क में था, ए प्राइम के साथ। और ए प्राइम क्या है, ऊष्मा भंडार है, और ए हमारा क्या है, निकाय है। तो ऊष्मीय संपर्क में है और साम्यावस्था में भी है, तथा उस समुच्चय यानी सेट के प्रत्येक घटक में अभिगम्य अवस्थाओं में जो वितरण होता है वो इस इक्वेशन नंबर 4 के अनुसार होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। ये हमारा आ गया कैनोनिकल एंसेंबल। अब हमें पता है कि किसी भी सिस्टम में टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो P का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा, और ये जो C की वैल्यू है वापस इसमें रख देते हैं, PI इज इक्वल्स टू C e रेज टू पावर माइनस बीटा EI। तो जो C की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 हमें मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी ताप T पर ऊष्मा भंडार यानी हीट रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में निकाय के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। अगर हमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू पता हो और हमें कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना कि मान लीजिए कि कोई भी निकाय से संबंधित, जैसे कोई भी है, एवरेज प्रेशर निकालना है, उसकी एनर्जी निकालनी है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो कोई भी क्वांटिटी अननोन है y, और आई अवस्था में उसकी वैल्यू कितनी है yi, तो इस y का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y एवरेज का फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आपको प्रोबेबिलिटी पता होगी pi ith अवस्था में और उसमें उसकी वैल्यू yi है, तो इसका समेशन करोगे तो उस क्वांटिटी का एवरेज एक तरह से आपके पास आ जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला भी आप हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 6 से दिया जाएगा। ठीक है। अब ये इंग्लिश में अपन को बता देती हूँ, एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद रिजर्वर, तो इसको आप वो कर लीजिए, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स प्रिपेयर करने में बेनिफिट होगा आपको। और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 तक जो हमने पढ़ा है, इक्वेशन नंबर 2 के बाद जो टेलर सीरीज एक्सपांशन हमने यूज किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेशन इक्वेशन 4 में जो मिल रहा है, उसके बाद C की वैल्यू जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी निकाली थी और अभी भी हम निकाल रहे हैं। ये सब मैं डिस्प्ले सिर्फ नोट्स के पर्पज से कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो समझ में आ ही गया होगा, लैंग्वेज वाला पार्ट है जो ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम देन यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद द राइटिंग पार्ट ऑन ऑल्सो। तो जो लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये फिर हमने C की वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू इक्वेशन 5 में निकाली है, और उसके बाद हमने एक एवरेज क्वांटिटी है उसकी, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है सिस्टम से रिलेटेड, उसकी अगर एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये रहा। ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, जब सिस्टम जो है वो हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में है तो किसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है या प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं। ओके।